गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में दिखाई देता है कि हमलावर पहली मंजिल से चादर की मदद से कूदकर ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं और फिर टिल्लू ताजपुरिया को उसके सेल से जबरन निकालकर बाहर लाते हैं। बाहर खुली जगह में 4 लोग टिल्लू पर हमला करते दिख रहे हैं। एक उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसे चोट लग जाती है। आपको बता दें कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या 2 मई को तिहाड़ जेल में की गई थी। हत्या का आरोप गोगी गैंग पर है। मणिपुर में हिंसा को लेकर सरकार एक्शन में है। सेना ने फ्लैग मार्च किया है और 8 जिलों में कर्फ्यू लगाए गए हैं। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बात की और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। दरअसल बुधवार को आदिवासी छात्र संगठन ने मार्च का आयोजन किया था। इसी दौरान आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों में झड़प हो गई। पूरे विवाद की जड़ में गैर आदिवासी मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग है। कर्नाटक के 2000 मंदिरों में बजरंग दल ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और कांग्रेस के उस चुनावी वादे पर नाराजगी जताई जिसमें संगठन पर पाबंदी की बात की गई है। दूसरी ओर कर्नाटक कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगी है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने मैसूर में हनुमान जी की पूजा की और वादा किया कि कांग्रेस सत्ता में आई तो पूरे राज्य में हनुमान मंदिर बनाए जाएंगे। इस बीच बजरंग दल पर पाबंदी का मुद्दा दूसरे राज्यों तक भी पहुंच गया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पाबंदी लगाई जा सकती है। बिहार में भी सत्तारूढ़ पार्टियां बजरंग दल पर पाबंदी की मांग कर रही हैं। शरद पवार ने इस्तीफा देने के बाद पहली बार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बात की और कहा कि कल यानी 5 मई को 15 सदस्यों वाली कमेटी जो फैसला लेगी मुझे मंजूर होगा। शरद पवार मुंबई के यशवंत चव्हाण सेंटर के बाहर धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। इस बीच खबर है कि राहुल गांधी और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने भी शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की अपील की है। 82 साल के शरद पवार ने मंगलवार को एनसीपी प्रमुख का पद छोड़ने का ऐलान किया था। नया अध्यक्ष चुनने के लिए 15 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई गई है। गोवा में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से द्विपक्षीय बातचीत की। एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री के साथ भी अलग से बैठक की। मीटिंग के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी पहुंचे हैं। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ अलग से कोई बातचीत नहीं होगी। 11 साल में पहली बार पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई बंद कर दी। अदालत ने कहा कि उनकी मांग बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज करने की थी जो पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया है जब धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस कर्मियों के बीच जंतर मंतर पर झड़प हुई है। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना और सियासी नेताओं के वहां पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस बीच कुश्ती संघ के अध्यक्ष अपने जन्मदिन पर पूजा पाठ करने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कानून का जो भी फैसला होगा उसे वो मानेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। आज तड़के इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आतंकियों ने फायरिंग की जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के ही किश्तवाड़ में भारतीय सेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। सेना के मुताबिक 3 पायलटों को चोटें आई है, लेकिन वो सुरक्षित है। यूपी एसटीएफ को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब यूनिट के जवानों ने मेरठ में गैंगस्टर अनिल दुजाना को मार गिराया। मुठभेड़ के समय अनिल दुजाना सफेद रंग की स्कॉर्पियो में था। बताया जा रहा है कि वो बागपत अपनी ससुराल जा रहा था। तभी एसटीएफ की टीम ने उस घेर लिया। उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। उसकी गाड़ी से पुलिस को कई हथियार मिले हैं। दुजाना नोएडा का रहने वाला था और उसके खिलाफ 18 हत्या समेत 62 से ज्यादा केस दर्ज थे। वो गिरोह बनाकर हत्या और लूट की वारदात करता था। वो 3 साल से अयोध्या जेल में बंद था। कुछ समय पहले ही जमानत पर छूटा था। इसके बाद से फरार चल रहा था। आर्थिक बदहाली झेल रही गो फर्स्ट एयरलाइन ने 9 मई तक की अपनी सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड करने का ऐलान किया है। एयरलाइन ने 15 मई तक की फ्लाइट टिकट की बुकिंग भी रोक दी है। इससे पहले सोमवार को गो फर्स्ट ने 3, 4 और 5 मई के लिए फ्लाइट्स कैंसिल करने की बात की थी।
दूसरी ओर डीजीसीए ने सख्त रुख दिखाते हुए फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद यात्रियों को उनका पैसा तुरंत लौटाने को कहा है। पुतिन पर हमले की कोशिश का दावा करने के बाद रूस एक्शन में है। रूसी फौज ने यूक्रेन के खेरसन पर बड़ा हमला किया। सुपरमार्केट और रेलवे स्टेशन समेत कई नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया। रूसी हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत की खबर है। पिछले नवंबर में यूक्रेनी सेना ने खेरसन पर कब्जा कर लिया था। इस बीच अमेरिका ने क्रेमलिन को निशाना बनाने की कोशिशों के रूसी आरोपों की पुष्टि से इनकार किया है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शानदार बंगले का फर्स्ट लुक यानी पहली झलक दिखाएंगे, जिस पर सरकारी खजाने से 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये तस्वीरें जरा ध्यान से देखिए। मैं आप बीच में से हट जाता हूं, आपका व्यू मैं खराब नहीं करूंगा, बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए। ये कोई महल नहीं है और आप गलत फहमी में मत रहिए, ये गौतम अडानी का घर नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल का घर है। ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के उसी सरकारी बंगले की हैं जिसका कोविड के समय रेनोवेशन हुआ था और अब इसका फर्स्ट लुक यानी पहली झलक आपके सामने है। कुछ तस्वीरें हमें मिल गई हैं जो केजरीवाल के शानदार बंगले की हैं। बाहर से ये बंगला कुछ इस तरह से दिखता है और खुद को आम आदमी बताने वाले, गरीबों की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल इस बड़े से महल में रहते हैं जिसका मार्बल भी वियतनाम से मंगाया गया। और ये है अरविंद केजरीवाल का सच। ये वही घर है जिसके बारे में आपने काफी सुना होगा, जिसमें लाखों के पर्दे लगे हुए हैं, जिसमें एक एक पर्दा 8 लाख का है, कोई पर्दा 6 लाख का है, जिसके इंटीरियर डेकोरेशन में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। ये वही घर है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच आप सबके सामने जब आते हैं, टीवी के कैमरे पर आते हैं, तब आम आदमी के रूप में आपको नजर आते हैं। कपड़े भी वैसे ही पहनकर आते हैं। देखिए ये कपड़े उनके, देखिए पहले आप जब आते हैं बाहर आपके सामने तो इस तरह से आते हैं। चप्पल पहनकर आएंगे, सैंडल पहनकर आएंगे, एक सस्ती सी कमीज, एक बहुत ही 10-15 रुपए वाला एक पेन लेकर आएंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। आम लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, आम लोग ऐसा ही पहन रखते हैं। आम लोग जो हमारे देश के हैं ऐसे ही चप्पल और सैंडल पहनते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो आप कपड़े बदल लेते हैं और जब आप घर जाते हैं तो आपका एक दूसरा रूप नजर आता है। और आपको याद होगा अपने पिछले ब्रॉडकास्ट में हमने कहा था, केजरीवाल जी को हमने चुनौती दी थी कि उन्हें अपना ये घर दिल्ली की जनता के लिए खोल देना चाहिए, इसकी मुंह दिखाई कर देनी चाहिए और उन्हें आमंत्रित करना चाहिए दिल्ली की जनता को। खुद ही वो आके देख लें कि उनका घर कैसा बना हुआ है, उसमें कितना पैसा लगा हुआ है। जनता अपने आप आकर देख ले कि उनके मुख्यमंत्री किस तरह के मकान में रहते हैं, कितनी सादगी से उनके मुख्यमंत्री रहते हैं। तो ये उनका सरकारी बंगला है, अंदर से किसी विशाल महल जैसा दिखता है। और जैसा मैंने आपको कहा, इस गलतफहमी में मत रहिए, ये गौतम अडानी का बंगला नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल का बंगला है। और इस बंगले के लिए जो पैसा खर्च हुआ है ये आपकी जेब से ही गया है, यानी टैक्स पेयर की जेब से ही गया है। भले ही वो आपको बहुत सारी चीजें मुफ्त में देते होंगे दिल्ली की जनता को, लेकिन दिल्ली की जनता ये नहीं समझ पाई कि उन्हीं की जेब से ये 45 करोड़ रुपए खर्च करके ये शानदार बंगला भी वो बना रहे हैं। और ये बंगला उस समय बन रहा था जब पूरे भारत में कोविड फैला हुआ था। हमारी आज की एक और बड़ी खबर पर, और अब हम जंतर मंतर के झूठ को छूमंतर करेंगे। जंतर मंतर वही जगह है जहां पर हमारे पहलवान आजकल धरने पर बैठे हुए हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को इस देश में धरने पर बैठना पड़ रहा है। लेकिन कल रात को दिल्ली पुलिस और इन पहलवानों के बीच एक झड़प हो गई और ये झड़प रात भर कई घंटे तक चलती रही। और इसके बाद इन खिलाड़ियों ने दिल्ली पुलिस पर कई तरह के आरोप लगाए और पुलिस ने रात में ही जंतर मंतर को चारों तरफ से घेर लिया, बैरिकेड्स लगा दिए और जंतर मंतर पर किसी भी बाहरी आदमी की एंट्री उन्होंने बंद कर दी। कोई भी बाहर का व्यक्ति अब वहां जा नहीं सकता था, ना मीडिया का कोई आदमी जा सकता है और ना ही कोई और इनका समर्थक कोई वहां पर जा सकता है। जंतर मंतर पर इस वक्त जो कुश्ती लड़ी जा रही है उसके दांव पेच काफी हद तक
किसान आंदोलन के दांव पेचों से मिलते जुलते हैं। इसलिए आज हम एक सच्चे रेफरी की तरह कुश्ती के इस मैच का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपको दिखाएंगे। जिसने पॉइंट जीता है तो हम उसे पॉइंट देंगे, और जिसने फाउल किया है तो हम फाउल भी बताने से चूकेंगे नहीं। और इसकी शुरुआत हम इस घटना से करना चाहते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा अगले कुछ मिनट तक जो हम आपको बताने वाले हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमने 30 से ज्यादा वीडियोस को आज देखा, और इनमें ज्यादातर वीडियोस वो हैं जिन्हें प्रदर्शनकारियों के मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया गया है। यानी जो ज्यादातर प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद थे उन्होंने ही वीडियो बनाए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से बहुत ही कम या ना के बराबर वीडियोस बने हैं, जबकि कुछ वीडियोस जो हमने आज देखे वो हमारी टीम ने, यानी आज तक की टीम ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड किए हैं। तो आज तक की टीम ने जो रिकॉर्ड किया वो भी हमने देखा, लेकिन जो बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर जो सारे वीडियोस घूम रहे हैं वो सारे वीडियोस वो हैं जो प्रदर्शनकारियों ने अपने मोबाइल फोन से बनाए थे। इनमें जो पहला वीडियो है वो कल रात करीब 10:30 बजे का है, जब जंतर मंतर पर धरना स्थल से कुछ दूर 2 टेम्पू आकर रुक गए, और इन दोनों टेम्पोज में क्या था, फोल्डिंग बेड्स रखे हुए थे। फोल्डिंग बेड्स तो आप समझते ही हैं, ये फोल्डिंग बेड्स हैं जो उन टेम्पुओं में लदे हुए थे। पुलिस का कहना है कि ये फोल्डिंग बेड्स यानी ये चारपाइयां एक तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती लेकर आए थे, जबकि प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का यह दावा है कि ये सारे फोल्डिंग बेड्स उन्होंने ही मंगवाए थे, क्योंकि जिस जगह पर वो धरने पर बैठे हुए थे उस जगह कल दिल्ली में क्योंकि पूरे दिन बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से उनके सारे जो गद्दे थे जिस पर वो बैठ रहे थे, जो उनकी मच्छरदानियां थी, सब कुछ भीग गया था और उस जगह पर पानी भर गया था। इसलिए इन फोल्डिंग बेड्स की जरूरत थी। जिन गद्दों पर पहलवान सोते थे वो गद्दे बारिश में गीले हो चुके थे, और इसी के बाद ये 2 टेम्पो फोल्डिंग बेड्स लेकर वहां पर आए। लेकिन पुलिस का कहना है कि यह बात सही नहीं है, और सच्चाई यह है कि यह सारी मदद आम आदमी पार्टी की तरफ से इन पहलवानों के लिए और प्रदर्शनकारियों के लिए भेजी गई थी, और इस बात के लिए पुलिस ने सोमनाथ भारती को हिरासत में भी ले लिया था। यह बात इसलिए भी सही हो सकती है क्योंकि उस समय हमारी टीम खुद वहां पर मौजूद थी, और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हमारे कैमरे से रिकॉर्ड किया गया वीडियो है, इसलिए इसकी हम पुष्टि कर सकते हैं। पुलिस ने जब इन फोल्डिंग बेड्स को घटनास्थल पर ले जाने की इजाजत नहीं दी तो इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों का वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से झगड़ा शुरू हो गया, और इसी झगड़े के बीच कुछ लोग इन फोल्डिंग बेड्स को जबरदस्ती वहां पर लगे बैरिकेड्स के ऊपर से ले जाने की कोशिश करने लगे। जैसे आप यहां पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस ने कहा कि ये जो जंतर मंतर है ये धरना प्रदर्शन की जगह पर है, यहां पर चारपाइयां नहीं आ सकती, यहां पर फोल्डिंग बेड्स नहीं आ सकते, ये इसकी इजाजत हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपको सोना है तो आप फुटपाथ पर सोइए। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इन फोल्डिंग बेड्स को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की, और इस दौरान जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो बजरंग पुनिया खुद वहां पर पहुंच गए, और इसके बाद वहां अचानक से स्थितियां बिल्कुल बदल गई। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट चीख चीख कर मीडिया के सामने ये कहने लगे कि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदतमीजी की है, धक्का मुक्की की है, और कुछ पुलिस वाले शराब पीकर वहां पर आए हैं, शराब के नशे में हैं, जो वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं और बदसलूकी कर रहे हैं, और उन्हें गालियां भी दे रहे हैं, अपशब्द कहे जा रहे हैं, महिलाओं की बेइज्जती की जा रही है, महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जब यह सब कुछ वहां पर हो रहा था तब ज्यादातर प्रदर्शनकारियों ने इस घटना के वीडियोस अपने मोबाइल फोन से बनाए, और कुछ लोगों ने इस घटना की फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की। बहुत सारे खिलाड़ी और बहुत सारे प्रदर्शनकारी ऐसे थे। देखिए यहां पर भी मैं आपको बड़ी स्क्रीन में आपको दिखाता हूं, जब ये सब चल रहा है अगर आप देखेंगे तो ये सब खिलाड़ी लगातार अपने अपने मोबाइल फोन से इस पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कई लोग इसको फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे थे। और हमने इन सारे वीडियोस को भी आज देखा। लगभग 18 से 19 वीडियो ऐसे थे जो प्रदर्शनकारियों के मोबाइल फोन से बनाए गए थे, लेकिन इनमें से किसी भी वीडियो में हमें कोई भी पुलिसकर्मी पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार करता हुआ या मारपीट करते हुए दिखा नहीं। माफी चाहते हैं इन पहलवानों से, लेकिन हमने सारे वीडियोस देख लिए,
हमें कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया कि पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस के लोग इनसे कहीं धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हों, या इन्हें पीटते हुए नजर आ रहे हों, या किसी के कपड़े फाड़ते हुए नजर आ रहे हों। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस तरह जब होता है तो थोड़ा बहुत पुलिस को बल प्रयोग करना होता है और थोड़ी धक्का मुक्की हो ही जाती है, क्योंकि सामने जो प्रदर्शनकारी थे वो भी बहुत उग्र मूड में थे। यह बात सही है कि दिल्ली पुलिस के जवान और पहलवानों को वहां पर फोल्डिंग बेड ले जाने से रोक रहे थे। यह बात बिल्कुल सही है और यह विवादित है कि अगर दिल्ली पुलिस के जो जवान थे ये इन लोगों को फोल्डिंग बेड ले जाने देते तो क्या किसी का बिगड़ जाता। अगर ये एक रात ये खिलाड़ी फोल्डिंग बेड्स पर सो जाते तो दिल्ली पुलिस का क्या बिगड़ जाता, क्या फर्क पड़ने वाला था। इसलिए पहला सवाल तो यह है कि दिल्ली पुलिस ने फोल्डिंग बेड्स को ले जाने से क्यों रोका, और अगर वो ले जाने देते तो शायद यह विवाद होता ही नहीं। इस दौरान हमें कोई भी वीडियो ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी पुलिसकर्मी ने किसी महिला पहलवान को गलत तरीके से धक्का मारा हो या फिर कोई अपमानजनक या कोई बात कही हो या गाली दी हो, हमें नहीं मिला। इसके अलावा जिस वीडियो में विनेश फोगाट यह आरोप लगा रही हैं कि इस घटना के दौरान पुलिस ने राहुल नाम के एक पहलवान का, एक लड़के का सिर फोड़ दिया, वो बात भी बाद में गलत निकली, क्योंकि पहलवानों ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया कि पुलिस ने उनके एक साथी का सिर फोड़ दिया। उन्होंने हिंसा की और एक लड़के का सिर फूट गया, खून निकलने लगा। हमें इस लड़के के 3 वीडियोस मिले हैं, जिनमें एक वीडियो उस लाइव स्ट्रीमिंग का है जिसमें यह लड़का खुद कह रहा है कि उसके सिर पर यह चोट पंखे की वजह से लगी है, उसके सिर पर पंखा लग गया, क्योंकि वहां काफी भगदड़ उस समय मची हुई थी, धक्का मुक्की हो रही थी। और असल में वहीं पर एक पीछे पब्लिक टॉयलेट है और ये सारे लोग और पुलिस के जो लोग हैं वो उस पब्लिक टॉयलेट में गए और वहां पर धक्का मुक्की हुई, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उस पब्लिक टॉयलेट में एक पुलिसकर्मी छुपा हुआ है जो शराब के नशे में है। तो इसलिए सारे लोग उस पब्लिक टॉयलेट में गए, वहां पर धक्का मुक्की हुई और वहीं पर इस लड़के का जो सिर है वो एक पंखे से टकरा गया और उसे चोट आई। लेकिन जैसे ही विनेश फोगाट ने इस लड़के को देखा, देखते ही उन्होंने कहा कि उसके सिर से खून निकल रहा है और वो ये कहती रही कि पुलिस वालों ने उनके भाई का सिर फोड़ दिया, और इस दौरान उनका भाई भी इस बात से इनकार नहीं करता। अब आप ये सारे वीडियोस एक साथ देखिए जिसमें विरोधाभास है। पहले ये लड़का कहता है कि उसे ये चोट पंखे से टकराने की वजह से लगी है और बाद में ये बयान बदलता है और कहता है कि उसे पुलिस ने मारा है। ये देखो भाई वहां लग हो रहा है अंदर एक बार दिखाइए, ये मारपीट हुई की तो लगी भाई, दिखाइए एक बार। भाई ये देख लो क्या कर दिया, क्या मारी है लाठी के सर में। सभी पत्रकार यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पक्का टेंट कर देंगे भाई, सुन ले वो प्रशासन है ना, सुन ले भाई टेंट भी आओगा ही बड़े, वाटर प्रूफ टेंट लगेगा, वाटर प्रूफ टेंट लगेगा भाई, कुछ भी ना भी त्राण दे दे भाई, गार में सुहा गार में पड़ो। इस पूरे संघर्ष का एक और वीडियो भी काफी चर्चा में है, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस के एक जवान को सड़क पर बैठाया हुआ है और वो कह रहे हैं कि ये जवान जो है दिल्ली पुलिस का, ये शराब पी रहा था और शराब के नशे में यहां बैठा हुआ है। पहलवानों का दावा था, आरोप था कि दिल्ली पुलिस का ये जवान और इसके कुछ और सहयोगी शराब के नशे में जंतर मंतर पर आए थे और इसी नशे में इन पुलिसकर्मियों ने पहलवानों के साथ धक्का मुक्की की, बदतमीजी की और महिला पहलवानों के साथ भी बदसलूकी की। ये वो पुलिस वाले की तस्वीर है जिस पर आरोप है कि ये शराब के नशे में वहां पर था। अब सच्चाई है कि प्रदर्शनकारियों ने जिस पुलिसकर्मी पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाया, उस पुलिसकर्मी की रात को ही मेडिकल जांच कराई गई, जिसके बाद यह पता चला कि ये पुलिस वाला नशे में नहीं था, बल्कि पहलवानों ने उसे जबरदस्ती पकड़कर वहां पर बैठा दिया और उस पर आरोप लगा दिया कि यह पुलिस वाला नशे में है।
ऐसे हैं, ये देखो इस बंदे ने शराब पी रखी थी और यहाँ पे भी यहाँ बैठा है और पूरा प्रशासन है तमाशबीन बन के पहलवानों को गाड़ी दिलवाने का काम करा और इन्होंने मरने का काम करा। हमारे दो साथियों का सिर फूट गया और पूरा प्रशासन तमाशबीन बन के देखने का काम करा। ये देखिए ये असला है, हमारे को काम से करे आपसे। हाँ, यही पुलिस प्रशासन ने यही गुलाब यही मेडिकल होगा। हाँ, यही होगा। ये देखिए भाई धक्का मुक्की। सारा झगड़ा इनका खड़ा हुआ है। धक्का मार लगे मेरे को, लड़कियों को धक्का मार रहे हैं। महिला कांस्टेबल कहा थी भी धक्का मार रहा आदमी ने मारे भाई। ये पुलिस वाले का है, शराब पिया गई ना भाई। 30 आदमी की है। इन्होंने क्या इसने करा भाई, करा है। गाड़ बकी है, इन्हें साथ गाली बकी, गाली मेरे को गाली थी इन्होंने मेरे मुंह पे ड्रिंक करने वाला गाड़ी दे रहा सबको। एक मेरे भाई का सिर फोड़ दिया, इधर से कट लग गया, खून है उसको, वो उतर गया है। भाई मेडिकल करवाओगे नहीं मारे हो। कल जितने भी वीडियो रिकॉर्ड किए गए, हमने वो ज्यादातर सारे वीडियो देख लिए। वो अलग अलग लोगों ने बनाए थे, अलग अलग सोर्सेज से हमें मिले। ज्यादातर जैसे हमने आपको बताया कि 90% वीडियो तो प्रदर्शनकारियों ने खुद ही बनाए थे। लेकिन एक भी वीडियो में हमें ये जो गालियों की बात हो रही है कि इन पहलवानों को गालियां दी गई, वो वीडियो हमें नहीं मिला और वो ऑडियो भी हमें नहीं मिला जहां पर गालियां दी जा रही हैं ताकि हम सुन सकें। पहलवान बजरंग पूनिया का कहना है कि अगर जंतर मंतर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच अच्छी तरह से ईमानदारी से की जाए तो दिल्ली पुलिस का पूरा सच देश के सामने आ जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर वाकई में उसकी तरफ से कोई ऐसी बदसलूकी की गई थी तो फिर प्रदर्शनकारियों ने अपने मोबाइल फोन से जो वीडियोस बनाए हैं उनमें ऐसा होते हुए कुछ भी दिख क्यों नहीं रहा। ये सारे वीडियो इस बात से भरे पड़े हैं कि जब यह हंगामा हुआ तब विनेश फोगाट लगातार रो रही हैं और रोते रोते बात कह रही हैं कि पुलिस के जवानों ने उनके साथ धक्का मुक्की की है, गाली गलौज की है, उनका अपमान किया है। और बजरंग पूनिया लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा और बाकी जगहों से लोग जल्द से जल्द अपने अपने ट्रैक्टर लेकर जंतर मंतर पर पहुंचें और अब यह लड़ाई मिलकर लड़ी जाएगी। इत्तेफाक यह है कि किसान आंदोलन के समय भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी यही बात कहते थे कि वो ट्रैक्टर लाकर, हजारों लाखों ट्रैक्टर्स लाकर दिल्ली को रोक देंगे, दिल्ली का घेराव कर लेंगे। और बजरंग पूनिया भी शायद उसी स्क्रिप्ट को पढ़ रहे थे। अरे पूरे देश में हो गए प्रदर्शन, पूरे देश में प्रदर्शन होंगे। अब आप यहां से दिखाते रहो, युवा गिरफ्तारी हो जाएगी, 10-15 दिन में हो जाएगा, सारा काम होगा। क्या करेंगे? अरे क्या पता क्या करेंगे हम। वे ट्रैक्टर कहीं चले गए, वे किराए के थे, वे 4 लाख ट्रैक्टर किराए के थे क्या? देखा नहीं था क्या कर सके? देखा था ना। 10 साल बाद में ट्रैक्टर का टैंक बन जाता है। वे ट्रैक्टर कहीं किराए के नहीं थे, वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, 25 लाख आदमी भी यही है। दोबारा से ट्रैक्टरों का कुछ क्या पता क्या हो जाएगा। जरूरत है सारे देश की, आज आप लोग सभी लिया चाहिए। ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं और ब्रिजभूषण का भी तक इन्हें कुछ नहीं किया। ये इनका हाल है पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। आप सभी जितने भी सभी ट्रैक्टर जितने भी भाई दिल्ली पहुंचो। सुबह नहीं होनी चाहिए, सुबह तैयार सारे लोग सुबह सारे यहीं पाने चाहिए। बेटियों को गालियां दे रहे हैं, उनको बदतमीजी कर रहे हैं इनके साथ। बजरंग पूनिया और बाकी प्रदर्शनकारियों ने अपने अपने वीडियोस में जो बातें कही, उसके बाद जंतर मंतर पर तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता और यूट्यूबर्स और राकेश टिकैत की भारतीय किसान यूनियन के लोग वहां पर पहुंचने लगे। देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास इंटरनेट है और सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। सबके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है और आजकल मिनटों में ये खबर आग की तरह फैल सकती है कि कहां क्या हो रहा है। और ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुआ कि जैसे ही ये घटनाक्रम शुरू हुआ उसके तुरंत बाद कुछ ही मिनटों में
ये खबर आग की तरह फैल गई, क्योंकि लोग अपने अपने मोबाइल फोन पर ये सब कुछ देख रहे थे। और जैसे ही अपील हुई कि तुरंत वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, तो बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच गए, यूट्यूबर्स वहां पर पहुंचने लगे, और इन लोगों ने 15 मिनट की अपनी लोकप्रियता के लिए वो सब कुछ किया जो ये कर सकते थे, लाइमलाइट में आने के लिए, हेडलाइन में आने के लिए, अपना वीडियो बनाने के लिए और अपने आप को खबरों में लाने के लिए। और नेताओं ने अपनी अपनी राजनीति की दुकानें वहां खोल ली, यूट्यूबर्स ने अपनी अपनी दुकानें खोल ली। यूट्यूबर्स को अपने व्यूज चाहिए थे, उन्हें लोकप्रियता चाहिए थी, नेताओं को वोट चाहिए थे, नेताओं को यह बताना था कि भाई हम इन खिलाड़ियों के साथ हैं और देखिए हम आधी रात को भी इन खिलाड़ियों के लिए आ गए वहां पर, क्योंकि उससे उन्हें वोटों का फायदा होता है। और अपने अपने हिसाब से यूट्यूबर्स ने भी विक्टिम कार्ड खेला, नेताओं ने भी विक्टिम कार्ड खेला, ये जानते हुए कि चारों तरफ से पुलिस ने इस जगह को घेरा हुआ था, बैरिकेड्स लगाए हुए थे और बाहर के किसी व्यक्ति की एंट्री नहीं थी। इन सब लोगों ने जबरदस्ती कोशिश की कि ये अंदर घुसें, क्योंकि ये सब चाहते थे कि मैं कोशिश करूंगा अंदर जाने की, पुलिस रोकेगी, जबरदस्ती का एक वीडियो बनेगा जिसे हम सोशल मीडिया पर डाल पाएंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता दीपेंद्र हुड्डा, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता इस घटना के कुछ देर के बाद ही जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए। लेकिन पुलिस ने धारा 144 की वजह से इन तमाम नेताओं को आगे नहीं जाने दिया और थोड़ी देर के लिए हिरासत में ले लिया। इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी पुलिस कर्मियों से वहां पर काफी धक्का मुक्की की और वो जिद करती रही कि मैं तो आगे जाऊंगी ही, कोई मुझे रोक नहीं सकता। और उन पर महिला पुलिस कर्मियों का अपमान और उन्हें गालियां देने का भी आरोप है। आज हमारा सवाल यह है कि जिन महिला पुलिस कर्मियों को स्वाति मालीवाल ने गालियां दी, क्या वो महिला पुलिसकर्मी किसी की बहन और बेटियां नहीं हैं? क्या वो महिला नहीं है? अब स्वाति मालीवाल ही अगर महिलाओं को ऐसी गाली देने लगेंगी तो क्या होगा? have an anticipation that the police will be broken up. आ जाइए। So peace will आ जाइए। Madam, please don't touch me. आ जाइए। आ जाइए। हाथ मत लगाइए ना, ये अपनी ड्यूटी करिए, आप अपनी ड्यूटी करिए। Don't touch me. Don't touch me. Please do not touch me. Please, side होइए। Side होइए। Please, no, you cannot be. Madam, How dare you? ma'am, please, What do you come. like? No, 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 no. आ जाइए। आप मिसबिहेव नहीं कर सकते हमारे स्टाफ के What साथ। is this behavior? आप जाइए मैडम, उधर से पीछे जाइए ना, आप गमले बन के खड़ी हुई हैं। लेके चलिए आराम से मैडम, आराम से हाथ पकड़ो। Ma'am, बैठ जाइए मैम। आराम से मैडम, आराम से लग जाएगी। I'm not. मैडम प्लीज प्लीज। This is completely wrong. आप अंदर बैठिए। I'm not. एक हाथ में उधर। प्लीज कोऑपरेट मैम। What the hell is happening? प्लीज कोऑपरेट मैम। अरे ये क्या गुंडा करती? उनको भी पकड़िए। चलिए मैम प्लीज। क्या कमाल कर रहे हैं, उधर चलिए। हाथ मत लाओ यार, मैडम you cannot abuse मैम, you cannot abuse। चलो अंदर घुसो भाई। आपको किसने यार कमाल कर रहे हैं, क्या कमाल कर रहे हो, उधर चलिए। तो यहां पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा ही एक दूसरी महिला पुलिसकर्मी को गालियां दे रही हैं। अब वो ये नहीं सोच रही कि जो महिला है, जो महिला पुलिसकर्मी है, वो भी तो अपनी ड्यूटी कर रही है, वो भी तो किसी परिवार की महिला है, वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है। अब आप ये तस्वीरें देखिए जो कल रात की है। कल रात को जब इस घटना के बाद विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने मीडिया से बात की, तब ये दोनों महिला पहलवान बहुत भावुक थीं और लगातार रो रही थीं। और इस दौरान उनके साथ एक और महिला थी जो लगातार इन महिला पहलवानों को चुप करा रही थी। देखिए, इन तीनों महिलाओं के पीछे, पहलवानों के पीछे एक और महिला है जो खुद भी रो रही है। लाल रंग के कपड़े उसने पहने हुए हैं और वो खुद इनसे भी ज्यादा रो रही है। बहुत सारे लोग इस महिला को विनेश फोगाट या साक्षी मलिक की मां समझ रहे थे। अभी तक हमने, जब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है, हम कई दिनों से इस महिला को लगातार इन पहलवानों के पीछे बैठे हुए देखते हैं और जब ये हमारी पहलवान रोती हैं तो उससे भी ज्यादा आगे बढ़कर यह महिला रोती है जो आप इस समय देख रहे हैं। हम लोग भी यही सोच रहे थे और बाकी के लोग भी सोचते थे कि ये जरूर इनमें से किसी पहलवान की या तो मां होंगी
या किसी की रिश्तेदार होंगी, परिवार की कोई सदस्य होंगी जो उनका ख्याल रखने के लिए इनके साथ लगातार हैं। अभी तक हम यही सोच रहे थे और वो रो भी ऐसे ही रही हैं। लड़कियां थोड़ा कम रो रही हैं या उससे भी ज्यादा रो रही हैं, और हो सकता है कि वाकई में उनका दिल बड़ा दुखा हो। लेकिन अब जरा सच्चाई जान लीजिए कि यह महिला असल में है कौन। सच्चाई यह है कि यह महिला इन पहलवानों की ना तो मां है और ना ही इनके परिवार से आती है, बल्कि यह महिला एक प्रोफेशनल आंदोलन जीवी है, यानी ये हर आंदोलन में नजर आती हैं। और इस महिला का नाम है सुदेश गोयात। सुदेश गोयात हरियाणा की रहने वाली हैं और वो खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताती हैं। लेकिन सच ये है कि वो हर उस आंदोलन में शामिल होती हैं जो सरकार के खिलाफ होता है। सुदेश गोयात के आंदोलन जीवी बनने की शुरुआत वर्ष 2015 से हुई थी, जब उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर हुए आंदोलन में हिस्सा लिया था, विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इसके बाद वो किसान आंदोलन में भी शामिल हो गई और अब वो जंतर मंतर के इस आंदोलन का भी हिस्सा हैं। और उनकी ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये काफी चर्चित तस्वीरें हैं, वो हर आंदोलन में दिखाई देती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आंदोलन से छुट्टियां लेने के बाद सामान्य दिनों में ये महिला कैसे रहती है? ये इस महिला की कुछ और तस्वीर आप देखिए। ये उनकी आम जीवन की आम दिनों की तस्वीर है जब वो आंदोलन में शामिल नहीं होती। देखिए। दे रहे हैं, अभी लिख रहे हैं। उसके खिलाफ दे रखे, उसको गिरफ्तार कर लिया तुमने? मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली कमिश्नर से, अगर इन दोनों तीनों बेटियों में से एक कमिश्नर की बेटी होती तो क्या गुनहगार बृजभूषण आज भी ऐसे ही घूम रहा होता? या अपनी बेटी में दूसरी बेटियों में फर्क करने वाले कमिश्नर से मैं पूछना चाहती हूँ, जिस दिन आपके घर में घुस के ये नेता की बेटियों को उठा के ले जाएंगे, क्या तब भी तुम चुप रहोगे? ये बेटियां न्याय की गुहार लगा रही है 11 दिन से। पुलिस का स्टेटमेंट आया। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और पूर्व एथलीट पीटी उषा जब कल प्रदर्शन कर रहे इन पहलवानों से जंतर मंतर पर मिलने के लिए गईं, तब इसी महिला जिसका नाम है सुदेश गोयात, इसी महिला ने, इसी आंदोलन जीवी महिला ने पीटी उषा के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था, धक्का मुक्की की थी, उनका अपमान किया था, अपशब्द कहे थे। इसलिए आज हमारा सवाल यह है कि क्या पीटी उषा किसी की बहन बेटी नहीं है? और जब पीटी उषा के साथ यह दुर्व्यवहार हुआ तब ये तमाम लोग इस पर चुप क्यों थे? कल की तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर कहीं दब गई, इसे किसी ने दिखाया नहीं। कल जब पीटी उषा इन लोगों से मिलने के लिए गई तो पीटी उषा का बहुत अपमान हुआ, पीटी उषा को बहुत खराब दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। अब आप पूरी तस्वीर देखिए। क्यों नहीं करे ऐसा? जब ये मेडल लाए थे तो हमने इनका सम्मान किया था। आज जब मेडल लाने वाले झंडा डालो भैया गुरुजी, पीटी उषा की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीटी उषा ने इस देश का नाम रोशन किया है। पीटी उषा इस देश की सबसे महान खिलाड़ियों में से एक है। पीटी उषा पर कोई शक नहीं कर सकता। और पीटी उषा को क्या देखने को मिला, किस तरह का अपमान उनका किया गया जब वो वहां पर गई। और पीटी उषा से सबसे ज्यादा आपत्तिजनक भाषा में बात करने वाली यही महिला थी जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक बार वीडियो फिर से आपको दिखाता हूं जब यह महिला पीटी उषा के साथ बदतमीजी कर रही थी। ये आंदोलन जीवी महिला। महिलाओं का अपमान किया है, क्यों नहीं करे ऐसा? जब ये मेडल लाए थे तो हमने इनका सम्मान किया था। आज जब मेडल लाने वाले झंडा डालो भैया गुरुजी, आज कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भी कल की घटना पर दुख जताते हुए एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि देश के खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव बहुत शर्मनाक है। बेटी बचाओ बस ढोंग है। असल में बीजेपी भारत की बेटियों पर अत्याचार करने से कभी पीछे नहीं हटी। इसलिए आज हमारा राहुल गांधी से भी यह सवाल है कि जब कल इसी आंदोलन में पूर्व एथलीट पीटी उषा को अपमानित किया जा रहा था
तब क्या वो किसी की बहन और कोई बेटी नहीं थी? और क्या हमारे देश में कोई ऐसा नहीं जो पीटी उषा के सम्मान की भी बात कर सके, जो पीटी उषा का अपमान हुआ उस पर अपनी आवाज उठा सके? असल में मौजूदा स्थिति में महिला पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को पीटी उषा और मैरी कॉम जैसी खिलाड़ियों से बड़ा बना दिया गया है। इस वक्त देखिए जो तस्वीर है वो कैसी है। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं और मैरी कॉम उस कमेटी की अध्यक्ष हैं जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रही है। यानी पीटी उषा और मैरी कॉम इस समय दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को पीटी उषा और मैरी कॉम जैसी बड़ी और महान खिलाड़ियों से भी बड़ा बना दिया गया है। तो आज की अगर आप स्थिति देखेंगे तो विनेश फोगाट और साक्षी मलिक आपको पीटी उषा और मैरी कॉम से भी कहीं ज्यादा बड़ी नजर आएंगी। आज उनकी बात ज्यादा सुनी जा रही है और पीटी उषा की बात कम सुनी जा रही है। मैरी कॉम जिस कमेटी की अध्यक्ष है उस कमेटी पर सवाल उठ रहा है, मैरी कॉम पर सवाल उठ रहा है। उस कमेटी ने अभी तक तो अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है, लेकिन उस कमेटी की बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। पीटी उषा ने जो कहा, एक महिला एथलीट होने के नाते, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते, उनकी बात को भी नहीं माना जा रहा है। यानी आज की स्थिति यह है कि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक पीटी उषा और मैरी कॉम पर भारी पड़ रही हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को पीटी उषा और मैरी कॉम से ज्यादा नहीं तो कम से कम बराबर तो रखना ही चाहिए। अगर आप किसी भी स्थिति में देखें तो ये इन दोनों को ही बराबरी का दर्जा तो मिलना चाहिए। हालांकि ये भी कम होगा पीटी उषा और मैरी कॉम के लिए, होना तो ये चाहिए। अगर विनेश फोगाट किसी घर की बेटी हैं और साक्षी मलिक किसी परिवार की बेटी हैं, किसी की बहन है, तो पीटी उषा भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। मैरी कॉम भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की मां है। और विनेश फोगाट ने अगर इस देश के लिए बहुत काम किया है, बहुत मेडल जीते हैं, साक्षी मलिक ने जीते हैं, तो उससे कहीं ज्यादा पीटी उषा ने जीते हैं, मैरी कॉम ने जीते हैं। क्या ये महिलाएं नहीं हैं? क्या इनकी इज्जत नहीं है? अब आप पीटी उषा और मैरी कॉम को अगर बड़ा नहीं बना सकते तो उन्हें विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के बराबर तो रख ही सकते हैं। अब हकीकत क्या है ये देखिए। विनेश फोगाट ने मुख्य रूप से कुल मिलाकर अभी तक अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स में 13 मेडल जीते हैं, जिनमें 4 गोल्ड मेडल हैं। इनमें भी विनेश फोगाट ने ओलंपिक खेलों में आज तक कोई मेडल नहीं जीता है। साक्षी मलिक ने मुख्य रूप से कुल जो मेडल जीते हैं उसमें 2 गोल्ड मेडल हैं, 8 मेडल उन्होंने जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल है और 1 ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने ओलंपिक खेलों में भी जीता है। लेकिन अब आप पीटी उषा का रिकॉर्ड देखिए। पीटी उषा ने मुख्य रूप से कुल 23 मेडल जीते हैं, जिनमें 14 गोल्ड मेडल हैं। यानी विनेश फोगाट और साक्षी मलिक दोनों ने मिलकर 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, जबकि पीटी उषा अकेले ने 14 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके अलावा 1984 के ओलंपिक खेलों में पीटी उषा 400 मीटर की हर्डल रेस में 1 सेकंड के 100वें भाग से ब्रॉन्ज मेडल जीतने से चूक गई थी और ये पहली भारतीय महिला एथलीट हैं जो अपनी श्रेणी में ओलंपिक खेलों के फाइनल तक पहुंची थी। उस जमाने में यह बहुत बड़ी बात थी। मैरी कॉम ने कुल मिलाकर 20 मेडल जीते हैं, जिनमें 14 गोल्ड मेडल हैं और उन्होंने ओलंपिक खेलों में 1 ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। मैरी कॉम 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। तो दोनों में अंतर आप देख लीजिए। अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, एक खिलाड़ी का वजन देखेंगे, एक खिलाड़ी का भारत के प्रति योगदान देखेंगे, तो सब में पीटी उषा और मैरी कॉम इन पर भारी पड़ती हैं। लेकिन क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल ट्रोल्स का जमाना है, हम यहां विनेश और साक्षी की आलोचना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो बेंचमार्क है वो तो एक जैसा होना चाहिए सबके लिए। यहां एक और बड़ी बात है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें सारे पहलवान एक ही परिवार और एक ही राज्य के हैं। इनमें बजरंग पुनिया है, उनकी पत्नी संगीता फोगाट हैं, उनकी चचेरी बहन विनेश फोगाट हैं, साक्षी मलिक हैं और उनके पति सत्यव्रत कादियान हैं। और ये सारे पहलवान हरियाणा के रोहतक और झज्जर जिले से ही आते हैं। यानी एक राज्य के 2 जिलों से सब लोग मिलकर आ रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि आज जब इन पहलवानों ने प्रदर्शन किया तो इस दौरान विनेश फोगाट ने कहा कि उनके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी ऊपर हरियाणा की खप पंचायतों का फैसला है। यानी ये आंदोलन भी
अब किसान आंदोलन के रास्ते पर चल पड़ा है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं जो गांव से यहां पर आएंगे ट्रैक्टर लेकर, हमारी जो खप पंचायत हैं जो वो तय करेंगी हम वैसा ही करेंगे। तय दिल से यहाँ पे आने के लिए स्वागत है, लेकिन जो भी फैसला होगा हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितनी भी खाप पंचायतें हैं, हमेशा वही लेती आई हैं। हर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से पहला फैसला हमारा जो भी होता है हमारी खाप पंचायतें लेती हैं। जो भी वो फैसला लेंगे हम उनका फैसला होगा, उनका पालन करेंगे। अब आपको बताते हैं कि ये पहलवान खप पंचायत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी ऊपर क्यों बता रहे हैं। असल में इन पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, आज उस पर फिर से सुनवाई हुई और आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से लंबी बहस हुई। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहलवान उनके पास 2 मांग लेकर आए थे। एक मांग भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की थी, जो कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और दूसरी उन महिला पहलवानों को सुरक्षा देने की थी जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, और ये दोनों ही चीजें हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों मांग पूरी हो चुकी हैं, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है ब्रजभूषण के खिलाफ और सुरक्षा भी महिला पहलवानों को मिल चुकी है। इसलिए अब इस याचिका पर सुनवाई बंद की जाती है और इस हिसाब से पहलवानों को भी अपना विरोध प्रदर्शन अब समाप्त कर देना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन यही पहलवान अब कह रहे हैं कि अब उनके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी ऊपर उनकी खप पंचायतों का फैसला है, यानी अब भी ये अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे, यहीं पर रहेंगे। तो हम आपको जो बात बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज यही कहा कि इसके आगे अब आप हमारे पास मत आइए, इसके आगे अगर आपको जाना है तो आप लोकल मजिस्ट्रेट के पास जाइए, वहां सुनवाई नहीं होती तो फिर हाई कोर्ट के पास जाइए। हमारे लिए 2 काम थे, एफआईआर दर्ज करवाना, वो हमने करवा दी, दूसरा महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा दिलवाना, वो भी हमने दिलवा दी। अब यहां एक सवाल दिल्ली पुलिस और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर जरूर है। उनके खिलाफ 28 अप्रैल को 2 एफआईआर दर्ज हुई, जिनमें एक एफआईआर पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत हुई, लेकिन इसके बावजूद 28 अप्रैल से लेकर अब तक पिछले 1 हफ्ते में ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए एक बार भी नहीं बुलाया, जबकि पॉक्सो एक्ट के मामलों में अक्सर यह देखा जाता है कि पुलिस आरोपी को तत्काल ही गिरफ्तार कर लेती है। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने अब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा नहीं दिया है। तो एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन पूछताछ कब होगी, इन्वेस्टिगेशन कब होगी, इस्तीफा कब होगा। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने इस विरोध प्रदर्शन के बाद अपने अपने मेडल्स अब लौटाने की धमकी दी है, लेकिन इन पहलवानों ने यह नहीं बताया कि तीनों ही पहलवान रेलवे में बड़े अफसर हैं, गजेटेड ऑफिसर हैं और इन्हें अब तक 10-10 करोड़ रुपए से ज्यादा प्राइज मनी मिल चुका है। 10-10 करोड़ रुपए इन्हें मिल चुका है सरकारों से। रेलवे में ये बहुत अच्छे सरकारी पदों पर हैं, लेकिन ये सिर्फ मेडल लौटाना चाहते हैं, जो प्राइज मनी मिला है उसे नहीं लौटाना चाहते, और ना ही जो नौकरी इन्हें नाम में मिली है ना ही वहां से इस्तीफा देना चाहते। तो मेडल लौटाने से क्या होगा, तो ये भी एक बड़ी बात है। इसलिए पूरा ब्लैक और व्हाइट इस पूरे मामले का एक सच्चे रेफरी की तरह हमने आपके सामने रख दिया है। हमारा जो कहना है वो ये है कि हम बिल्कुल ये मानते हैं कि इन खिलाड़ियों के साथ न्याय होना चाहिए, ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ईमानदारी से ये पता लगना चाहिए कि ये जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है, कितने सही हैं, और फिर सख्त से सख्त सजा ब्रजभूषण शरण सिंह या कोई भी हो उसे मिलनी ही चाहिए। दिल्ली पुलिस को तुरंत ब्रजभूषण को बुलाना चाहिए और पूछताछ जरूर करनी चाहिए, जरूरत पड़े अरेस्ट करना चाहिए, ये बात पक्की है। लेकिन दूसरी बात जो बड़ी सामने आ रही है वो ये है कि पहलवानों के प्रदर्शन का ये जो मंच है, अब इसे नेताओं ने टेक ओवर कर लिया है। अब इसे उन नेताओं ने ले लिया है जो किसान आंदोलन के दौरान बहुत सक्रिय थे, और अब इस सब में जो दांव पेच आपको देखने को मिल रहे हैं वो वही दांव पेच हैं जो किसान आंदोलन के दौरान थे। अब ये जो एक मंच है, इसे मोदी विरोधी नेताओं ने अपना एक मंच बना लिया है, और बड़े बड़े नेता अब इस मंच के जरिए अपनी अपनी राजनीति की दुकानों को चमका रहे हैं, और दूसरे जो यूट्यूबर्स आ गए हैं वो इनके जरिए लाइक्स ले रहे हैं, रीट्वीट्स ले रहे हैं, अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं, और सब अपने आप को महान साबित करने में लगे हुए हैं।
अब हम आपको जल्दी से गोवा लेकर चलेंगे, जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शानदार सूट बूट पहनकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। लेकिन उनका देश पाकिस्तान श्रीलंका को पीछे छोड़कर महंगाई के मामले में पूरे एशिया में अब नंबर 1 पर आ गया है। और हो सकता है जो तस्वीरें आपने कुछ महीने पहले श्रीलंका में देखी थी, थोड़े दिन में वैसी तस्वीरें आप पाकिस्तान से भी देखें। बिलावल भुट्टो आज शाम कराची से गोवा पहुंचे, जहां उनका स्वागत विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डेस्क के ज्वाइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह ने किया। और हमें पता चला कि एससीओ समिट में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और बिलावल भुट्टो के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। 12 वर्ष के बाद पहली बार पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आया है। और इससे पहले वर्ष 2011 में हिना रब्बानी खार भारत आई थी और उस समय भारत में उनके फैशन को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर, उनके बैग्स को लेकर काफी चर्चा हुई थी। और इस बार बिलावल भुट्टो भी ऐसे समय में सूट बूट में भारत के दौरे पर आए हैं जब पाकिस्तान की जनता का महंगाई से बहुत ही बुरा हाल है। तो ये तस्वीरें हैं बिलावल भुट्टो की। बिलावल भुट्टो आज गोवा आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की सरकार ने जो नई रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक पिछले साल की तुलना में वहां उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में अप्रैल के महीने में 36.4% की वृद्धि हुई है। और यह वर्ष 1964 के बाद पहली बार हुआ है। इस महंगाई को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है उन वस्तुओं की कीमतों से संबंधित सूचकांक जो आम लोग खरीदते हैं, यानी आम लोगों के जरूरत की जो वस्तुएं होती हैं वो उसकी महंगाई। और इस मामले में पाकिस्तान ने एशिया के सभी देशों को पीछे छोड़ दिया और अब उसकी स्थिति श्रीलंका से भी ज्यादा खराब हो गई है। श्रीलंका में अप्रैल के महीने में यही महंगाई दर 35.3% थी। पाकिस्तान में यही महंगाई दर 36.4% है और भारत में यह आंकड़ा 6% से भी कम है। भारत में उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई दर 5.7% है। लेकिन इसके बावजूद इन देशों के मुकाबले भारत में, हमारे देश की राजनीति में महंगाई के मुद्दे पर सबसे ज्यादा राजनीति होती है। देख लीजिए आप, महंगाई दर श्रीलंका में 35% के ऊपर, पाकिस्तान में 36% के ऊपर और भारत में 5.5% के आसपास। भारत में आजकल अमृतकाल चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस समय भयानक अकाल का दौर है और वहां दाने दाने के लिए दंगों जैसी स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान में सिर्फ रमजान के एक महीने के दौरान ही 29 लोगों की मौत इसलिए हो गई क्योंकि ये आटा लेने के लिए लाइनों में लगे हुए थे। पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से लगातार महंगाई बढ़ी है, लेकिन इस बार वहां महंगाई बढ़ने के पीछे एक अलग तरह की वजह है। असल में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पाकिस्तान को $6.5 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में लगभग 53,000 करोड़ रुपए का एक बेल आउट पैकेज देने का वादा किया है। लेकिन इसके साथ ही IMF ने एक शर्त भी रखी है। शर्त यह है कि अगर मौजूदा वित्त वर्ष में पाकिस्तान का राजस्व घाटा 57,000 करोड़ रुपए से कम रहता है तो उसे बेल आउट पैकेज का यह पैसा मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान को IMF ये पैसा नहीं देगा। राजस्व घाटा उसे कहते हैं जब किसी सरकार की आय उसके खर्च से कम होती है और आय और खर्च के बीच जो अंतर होता है उसी को राजस्व घाटा कहते हैं। अब इस घाटे को कम तभी किया जा सकता है जब सरकार की आय में वृद्धि हो, और आय में वृद्धि टैक्स बढ़ाकर, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर ही हो सकती है। और पाकिस्तान की सरकार ने ऐसा ही किया। पाकिस्तान की सरकार ने टैक्स में वृद्धि कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी जनवरी की तुलना में 100% से ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वहां महंगाई का यह विस्फोट हो गया, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल डीजल महंगा होगा वैसे ही महंगाई भी आ जाएगी। इसके अलावा आज पाकिस्तान में खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें 48%, पानी और बिजली की कीमत 17% और दूसरी घरेलू वस्तुओं की कीमतें 21% तक बढ़ गई हैं। और पाकिस्तान में करोड़ों लोगों के सामने अभी भूखमरी का संकट है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान 53,000 करोड़ रुपए के लिए IMF के सामने कटोरा लेकर खड़ा है, जबकि भारत ने अकेले जम्मू कश्मीर को ही मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 1,18,000 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है।
और सोचिए, पाकिस्तान भारत से कश्मीर लेने की बात करता है। पिछले कुछ समय में पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले 20% तक कमजोर हुआ। आज पाकिस्तान के 284 रुपए का एक यूएस डॉलर है, जबकि भारत के लगभग 82 रुपए एक डॉलर के बराबर है। और इस समय पाकिस्तान गर्दन तक, सिर तक कर्ज में डूबा हुआ है। आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान पर दुनिया का कर्ज भारतीय रुपयों में 10 लाख करोड़ रुपए है, जिनमें से 1,72,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को इसी साल किसी भी तरह से चुकाने हैं। और इनमें से भी लगभग 25% यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पाकिस्तान ने अकेले चीन से लिया हुआ है। और इसलिए अगर पाकिस्तान समय पर कर्ज नहीं चुकाएगा तो चीन उसे अपना गुलाम यानी एक उपनिवेश बनाकर रखेगा। 10 लाख करोड़ का कर्ज है, जिसमें से अकेले चीन से ही 2.5 लाख करोड़ रुपए लिए हुए हैं। पाकिस्तान के मामले में बात इसलिए खतरनाक है क्योंकि पूरी दुनिया में जिन 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, उनमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान के पास भारत से भी ज्यादा 165 परमाणु हथियार हैं। और सोचिए, अगर पाकिस्तान ने खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए ये परमाणु हथियार बेच दिए तो क्या होगा। और अगर ये परमाणु हथियार आईएसआईएस जैसे संगठनों के पास चले गए, आतंकवादियों के पास चले गए, तो फिर क्या होगा। पाकिस्तान का क्या होगा, पूरे एशिया का क्या होगा और दुनिया का क्या होगा।